हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिमन्यु करियर पॉइंट। और आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, पहले तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको करने में हमको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, नाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट क्यों है और आपकी 9th की बुक में क्यों है ये चैप्टर? हम नेशनलिज्म इन इंडिया क्यों नहीं कर रहे, हम रेवोल्यूशन इन इंडिया क्यों नहीं कर रहे, हम तो इंडियंस हैं, राइट? तो ये बताती हूँ ये क्यों कर रहे हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो। ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन ना होती, अभी रेवोल्यूशन का मतलब भी समझते हैं, अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन ना होता, चेंज ना होता, ठीक है, एक न्यू कंसेप्ट ना आता, तो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, ठीक है, पाकिस्तान जो लेट में बनी, बाद में बनी, ठीक है, वहाँ भी ये कंसेप्ट ना आता। कौन सा कंसेप्ट लेके आए थे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कैसे मोनार्क सिस्टम वहाँ पे एंड होके एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, लोगों के पास पावर्स आ गई, ठीक है। इसलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कंट्री थी, फ्रांस फर्स्ट कंट्री थी जिसमें चेंजेस आए थे, मोनार्क सिस्टम चेंज हुआ था। ये पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि फ्रांस कहाँ पे है। तो फ्रांस हमारा कहाँ पे है? ये यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप में एक कंट्री है हमारी फ्रांस, ठीक है। पहले हम इसको, फ्रांस क्या था? एक टेरिटरी थी, एक नेशन नहीं बना था। टेरिटरी मतलब एक प्लेस, जैसे इंडिया में डायनेस्टीज थी, पेशवा डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, है ना, टेरिटरीज कर रखी थी उन्होंने कि ये यहाँ से यहाँ तक जगह हमारी डायनेस्टी की है। ऐसे ही वहाँ पे भी यही हुआ था, ठीक है। बर्बन जो किंग था, फैमिली का किंग था, ये वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी ब्रीफली, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो यू शुड नो कि फ्रांस कहाँ पे है, कि वहाँ पे क्या हो रहा था, एक टेरिटरी थी, ठीक है। और उसमें जो उसकी कैपिटल थी वो क्या थी? पेरिस। तो फ्रांस कहाँ पे है? यूरोप में है हमारा फ्रांस, एक कंट्री है फ्रांस। फ्रांस इज अ कंट्री, कहाँ पे पड़ती है? यूरोप में पड़ती है, और उसकी कैपिटल क्या है? पेरिस है। ये क्लियर हो गया आई थिंक आपको। नाउ व्हाट इज रेवोल्यूशन? हमें ये पता होना चाहिए, वी आर स्टडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन क्या होता है? जब भी कोई भी वायलेंट तरीके से या नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट मोस्टली वायलेंट होते हैं, ठीक है, नॉन वायलेंस तो गांधी जी लेके आए थे, राइट, इंडिया में, बट नॉर्मल जब भी कुछ प्रोटेस्ट होता है, लोग ओल्ड रिजीम से, ओल्ड रिजीम मतलब सिस्टम से तंग आ जाते हैं, ठीक है, और एक चेंज लाना चाहते हैं उस सिस्टम में, न्यू रिजीम लेके आना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन, ठीक है। जब हम ओल्ड रिजीम को चेंज करके, रिजीम मतलब होता है हमारा सिस्टम, चेंज करके किस में लाते हैं? न्यू रिजीम, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कैसे भी हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, मॉब आ सकता है, तोड़ फोड़ हो सकती है, लोग जब ओल्ड रिजीम, ओल्ड सिस्टम से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोला है कि 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ? 14 जुलाई 1789 पेरिस में लोग, 7000 लोग इकट्ठे हो गए। कहाँ इकट्ठे हो गए? बैस्टाइल जेल के सामने, ठीक है। कहाँ इकट्ठे हो गए? बैस्टाइल जेल, ठीक है, वो पेरिस में है जगह, ठीक है, जेल। अब वो जेल के सामने क्यों इकट्ठे हो गए? क्योंकि जो किंग था वहाँ का, लुइस 16, वहाँ पे लुइस 16 का राज चल रहा था। किसका राज चल रहा था? लुइस 16, मोनार्क सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो लुइस 16 से लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, ठीक है, ब्रेड के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, लोगों के पास काम करने को नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ठीक है, खाने को कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैल चुकी थी। तो लोग क्या हो गए? बहुत ज़्यादा तंग हो गए और 7000 लोग पेरिस में इकट्ठे हो गए बैस्टाइल जेल के सामने और उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया और वो जेल
तोड़ दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब हम जानेंगे कि वो गुस्से में क्यों थे, पर ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। उस दिन क्या हुआ था, बेस्टाइल जेल के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। बेस्टाइल जेल कहाँ पे है, हमारे पेरिस में, ठीक है। तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमको क्या चाहिए, मोनार्क सिस्टम हटाना है, लुइस 16 को ख़त्म करना है, कि लुइस 16 हमारा किंग और नहीं रहेगा, क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। कहाँ खर्च कर दिए थे ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और लोग बहुत ज़्यादा भूखे थे, उनको खाने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, ना ही जॉब्स थी, तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो लोग परेशान थे। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो क्या है, फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। वहाँ तब क्या हुआ था, सोसाइटी कैसी थी फ्रांस की और क्या हुआ था। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे वहाँ के किंग थे, वहाँ पे आपको पता है फ्रांस में कौन सा सिस्टम चल रहा था, मोनार्क सिस्टम। मोनार्क सिस्टम क्या होता है, जब किंग और क्वीन का रूल चल रहा होता है। तो वहाँ पे किंग का रूल चल रहा था, लुइस 16 का रूल चल रहा था, ठीक है। तो फ्रांस में क्या था, मोनार्क सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो लुइस 16 वहाँ पे क्या थे, हमारे किंग थे, ठीक है। और इनकी एज क्या थी, 20 ईयर्स। तो ही वॉज वेरी यंग, इन अ वेरी यंग एज ही वॉज मैरिड टू मारिया, ठीक है। उनकी वाइफ जो कहाँ से थी, ऑस्ट्रिया से थी, ठीक है। जो कहाँ की प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। और वो कहाँ पे रहते थे, वर्सेली में, ठीक है। उन पैलेस का नाम क्या था, वर्सेली। तो ये अभी बता रहे हैं कि लुइस 16 20 साल के थे, बहुत यंग थे, उनकी शादी करवा दी गई यंग एज में मारिया, और उनको किंग भी बना दिया गया, काफ़ी यंग एज में उनको किंग भी बना दिया गया। और वो कौन से पैलेस में रहते थे, वर्सेली के पैलेस में। तो जो लुइस 16 है, उन्होंने पैसे कहाँ खर्च करे, मोटा मोटा उन्होंने हमें ये बताया है बुक में कि सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा पैसा अपने पैलेस में खर्च करते थे। पैलेस के जितने भी कारपेट्स होते हैं, ठीक है, और लोगों की सैलरीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते थे, पैलेस को सजाते रहते थे, अपनी वाइफ को गिफ्ट देते रहते थे, ठीक है, मारिया को। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि अमेरिका, जैसे ये अमेरिका है, यहाँ की जो 13 कॉलोनीज़ है, जैसे हम स्टेट्स बोल देते हैं, कॉलोनीज़, वो किसके अंडर थी, ब्रिटेन के अंडर थी। किसके अंडर थी बच्चों, ब्रिटेन के अंदर। और ब्रिटेन किसका दुश्मन था, फ्रांस का, ठीक है, ब्रिटिश दुश्मन था फ्रांस का। तो जो हमारे लुइस 16 है, उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ थी उनको इंडिपेंडेंस दिलाया। कहाँ से इंडिपेंडेंस दिलाया, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाया। तो जो भी खर्चा हुआ वो लुइस 16 ने अपनी करेंसी से किया, कोई पैसा बाहर से नहीं लिया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉर्स, उसको फाइट्स अच्छी लगती थी, वॉर्स अच्छी लगती थी, ठीक है, जवान खून था। तो उसने क्या किया, अमेरिका को 13 कॉलोनीज़ जो ब्रिटेन के अंडर थी उसको फ्री कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, जो यूनिवर्सिटीज़ थे वहाँ पे, जो ऑफिसेस थे, उस पर बहुत खर्चा हो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे उसको दिए जा रहे थे। और जो हमारी क्लासेस थी वहाँ पे, ये पढ़ेंगे, जो सोसाइटी थी उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे, ठीक है। अब बहुत सारे पैसे क्या खर्च हो रहे थे, वॉर्स में खर्च हो गया था बहुत सारा पैसा पैलेस में खर्च हो गया था, ठीक है। बाकी सारा पैसा उन्होंने मेंटेन करनी थी अपनी कंट्री, वहाँ पे कर रहा था, बट एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रही थी, पैसा कहीं और से आ नहीं रहा था, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा था। तो क्या हुआ उसके बाद, जो फ्रांस है वो 2 बिलियन लिवरे उसका डेट हो गया था। लिवरे वहाँ की करेंसी, ठीक है, जो करेंसी है उसको हम बोल देते हैं लिवरे, ठीक है। तो 2 बिलियन लिवरे के डेट, कर्जदारी हो गया था। नेक्स्ट, जो लेंडर्स थे, लुइस ने जिससे पैसे उधार ले रखे थे, अब लेंडर्स पैसे तो वापस मांगेंगे। वो कितने परसेंट पैसे से मांग रहे थे वापस, 10% इंटरेस्ट की, आप हमें 10% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करोगे। बट कहीं से पैसा आ नहीं रहा था, तो कहाँ से देता पैसे। तो उसने क्या किया, फिर उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। यही एक सल्यूशन था। उसने क्या किया, लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। तो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, और उसने क्या किया, वहाँ पे जो बेस्टाइल का जेल है वो
तोड़ दिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अब हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एस्क्रिप्शन के ऊपर। अब एस्क्रिप्शन क्या, ये इंडियन सोसाइटी नहीं है, हम फ्रांस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि इंडियन सोसाइटी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एस्क्रिप्शन के ऊपर। नाउ व्हाट इज़ एस्क्रिप्शन, जो बर्थ के साथ हमें दिया जाता है, हमने कुछ अचीव नहीं किया, ठीक है। जैसे हम किसी ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न होते हैं तो हमको भी एक टैग मिल जाता है कि शी इज़ और ही इज़ अ ब्राह्मण बॉय और गर्ल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते थे, एस्क्रिप्शन, ठीक है। हमने कुछ अचीव नहीं किया, हमें बर्थ के साथ हमें मुफ्त में मिला है, ठीक है। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो कैसे डिवाइडेड है, सबसे पहले ब्राह्मण्स कास्ट के ऊपर डिवाइडेड है, ठीक है, एस्क्रिप्शन के ऊपर, फिर क्षत्रियाज, फिर वैश्यास, और ऐसे ऐसे डिवीजन है। तो जो हमारी फ्रांस की सोसाइटी थी वो भी कुछ ऐसे ही डिवाइडेड थी, बट उसमें एस्क्रिप्शन प्लस अचीवमेंट दोनों इन्वॉल्व थी, ज़्यादा एस्क्रिप्शन ही थी, ठीक है। तो उन्होंने कैसे डिवाइडेड थी, उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइडेड कर रखी थी फ्रांस की सोसाइटी, जिसको बोला जाता था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी थी फ्रांस की वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। फर्स्ट एस्टेट में बहुत अच्छे लोग, फर्स्ट मतलब नंबर 1 क्लास, ठीक है। इसमें कौन से लोग आते थे, हमारे क्लर्गी लोग। क्लर्गी क्या होता है, जो चर्च वगैरह में काम करते हैं, प्रीस्ट वगैरह कह सकते हो, ठीक है। तो वो सारे आते थे हमारे फर्स्ट एस्टेट में। सेकेंड एस्टेट में क्या आते थे, नोबल पीपल, जैसे किंग हो गया, क्वीन हो गए, ठीक है। अमीर लोग हो गए, एरिस्टोक्रेट्स इसको बोलते हैं, अमीर लोग, वेल लोग, जिनका पैसा भरपूर है, वो हमारे सेकेंड एस्टेट में आते थे। और हमारे थर्ड एस्टेट में कौन आते थे, पेजेंट्री। कौन आते थे, पेजेंट्री, ठीक है। फार्मर्स हो गए, पेजेंट्स हो गए, ठीक है। और जो प्रोफेशनल वर्क करते थे, लॉयर्स हो गए, ठीक है, ये लोग हमारे कहाँ आते थे, थर्ड एस्टेट में। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट फ्रांस में करते होते थे रूल, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट मतलब क्लास नंबर 1, सेकंड एस्टेट क्लास 2, ठीक है। और जितने भी टैक्स हैं वो किसको देने पड़ते थे, हमारे थर्ड क्लास को, ठीक है, पेजेंट्री क्लास को। अब सारा पैसा तो तुम्हारे पास है, नोबल लोगों के पास है, क्लर्गी लोगों के पास है, पर तुम टैक्स किससे ले रहे हो, हमारे पेजेंट्री क्लास से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे 90% लोग थे यहाँ पे थे, ठीक है, जो 90% पेजेंट्री थे वो हमारे थर्ड एस्टेट में थे, और इसमें से सिर्फ हमारे 40% लोगों के पास क्या थे, अपनी ज़मीनें थी। बाकी सारे कहाँ काम करने आते थे, एस्टेट, नोबल सेकंड एस्टेट के अंडर काम करने आते थे लोग, ठीक है। तो उनके पास अपनी ज़मीनें भी नहीं थी, ठीक है, टैक्सेस भी इन पे, तो सारे जो टैक्सेस थे वो किस पे इम्पोज कर दिए गए थे, पेजेंट्री क्लास पे कर दिए गए थे। और जो हमारी फर्स्ट 2 एस्टेट थी इस पे कोई टैक्स इम्पोज नहीं करता, ये सिर्फ इंजॉय कर रहे थे, ठीक है, प्लेजर ले रहे थे कि हाँ उन पे सारा टैक्स इन्वॉल्व है। सारी जो अच्छी जितनी भी पर्क्स थी वो किन को मिली हुई थी, ये दोनों क्लास को, नोबल लोगों को, किंग क्वीन बताया मैंने आपको, और क्लर्गी जो प्रीस्ट वगैरह जो चर्चेस में काम करते हैं, ठीक है। और इन पे बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। अब कैसे टैक्सेस इम्पोज किए, नंबर 1 था हमारा टिथ, यही नहीं, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे टैक्सेस थे, पर आपकी बुक में मेन यही बता रखे हैं। टिथ, ये कौन सा टैक्स था, अब बताती हूँ। क्या होता था, जितनी भी फसल होती थी उसका 10%, जब हार्वेस्ट करते थे उसका 10% किसको देना होता था, फ्री में, कोई पैसा नहीं मिलता होता था, क्लर्गी को, क्लर्गी इसको, चर्च वालों को देना पड़ता था। उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, टिथ। जितनी भी कुछ भी हार्वेस्ट करते हो, जितनी भी हमने जैसे उगाया, 100 किलो आपकी हार्वेस्ट हुआ तो उसमें से 10 kg आपको हमेशा किसको देनी होती थी, क्लर्गी को देनी होती थी। सेकेंड हमारा होता था टैली,
ठीक है, ये कौन सा टैक्स था? ये था हमारा डायरेक्ट टैक्स। वो डायरेक्टली पेजेंट्री से, जितने भी थर्ड एस्टेट में लोग थे उनसे डायरेक्ट टैक्स लेते होते थे, और किसी के पास भी वोट करने का अधिकार नहीं था। उनको ये इनसे पूछा नहीं जाता था कि तुमको ये टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बस उन पर इम्पोज कर दिया गया। और यही नहीं, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए गए। ठीक है, कि अगर तुम खेती बाड़ी करोगे तो तुम्हें टैक्स, अगर तुम्हें आगे वोट देना है, ये भी हम बात करेंगे, तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बेसिकली जितने भी टैक्स थे वो सिर्फ हमारी थर्ड एस्टेट पे कर रही थी। और जो बेस्टाइल का जेल तोड़ा गया, वो भी जो लोग थे वो कौन से लोग थे? हमारे थर्ड एस्टेट पेजेंट्री लोग थे। अब फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट तो सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी, उनको तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था, तो वो क्यों जाते बेस्टाइल का जेल तोड़ने? वो क्यों रेवोल्यूशन मांगते? वो तो एंजॉय कर रहे थे। तो बेसिकली जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो ये एस्टेट से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ओके, 1.1 है हमारा स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि फ्रांस की जो पेजेंट्री क्लास थी, अभी हमने डिस्कस किया था कि सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। जो पेजेंट्री क्लास थी वो सर्वाइव कैसे कर रहे थे, कितना मुश्किल था उनके लिए सर्वाइव करना। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है इट रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन। पहले 23 मिलियन, 1715 में कितनी पॉपुलेशन थी? 23 मिलियन पॉपुलेशन थी। एकदम से 1789 में कितनी होगी? 28 मिलियन। अब पॉपुलेशन की साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो ऑटोमेटिकली खाने की डिमांड भी इंक्रीज़ होएगी। जी हाँ, होएगी। इकोनॉमिक्स में है कि अगर डिमांड इंक्रीज़ होएगी तो सप्लाई का भी इंक्रीज़ होना चाहिए, बट सप्लाई इंक्रीज़ हो नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई हो नहीं रही थी, तो प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए। ठीक है, ब्रेड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई चले गए, तो नॉर्मल लोग तो खरीद नहीं पा रहे थे। तो उस करके क्या प्रॉब्लम आ गई? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? जब एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है, खाने को कुछ नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा प्राइस हाई हो जाती है, इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। एग्जाम्पल कोविड हो गया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था हर चीज़ की, आटे की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी एकदम से, क्या, और सप्लाई पीछे से आ नहीं रहा था, तो प्राइसेस हाई हुए थे ना बीच में जब लॉकडाउन हुआ था। जी हाँ, हुए थे। तो ऐसी सेम पोजीशन फ्रांस में आ गई थी। ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी और सप्लाई था नहीं, तो क्या हो गया? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जब एक्सट्रीम कंडीशन चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वहाँ पे जो लोगों था वो जो वेजेस है उसको एक पेस बना रखा था। जैसे 1715 में भी एक बंदा 100 रुपये कमा रहा है और उससे 10-20 रुपये ज़्यादा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 1789 में 110 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा हो गया। अमीर क्या होगा? अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो स्ट्रगल टू सर्वाइव में क्या था? जो वेजेस थे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रखे हुए थे, ज़्यादा बढ़ाए नहीं गए उनके। जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था वैसे वेजेस भी इंक्रीज़ होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हो रहा था। जो हमारे नेक्स्ट पार्ट है उसमें है रोल ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, कि मिडिल क्लास कैसे उभर के आई और रोल ऑफ फिलोसफर्स कैसे थे। जो हमारे फर्स्ट फिलोसफर पे वो कौन है? जॉन लॉकी। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। पहले समझ लेते हैं कि कैसे फिलोसफर्स का रोल आया। अब वहाँ पर मैंने आपको बताया पेजेंट्री लोग जो थे, पेजेंट्री क्लास थी, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज हो गए थे और बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे। उन क्लास में तो लॉयर्स भी थे, एजुकेटेड लोग भी थे, तो वहाँ से राइज़ हुआ। उनको पता चला कि मोनार्क सिस्टम में तो सिर्फ किंग के पास पावर्स होती हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हमें ये रूल नहीं चाहिए, हमें मोनार्क रूल नहीं चाहिए, कि हम लोग भी इक्वल हैं, हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो पावर तो सबके पास होनी चाहिए। लोग हम पे रूल करने की पावर किसने दी तुमको? तो ये बात उनमें राइज हुई, मिडिल क्लास आई एक। ठीक है, पेजेंट्री में से ही आई है वो क्लास भी, तो लोग उसकी चीज़ के बहुत अगेंस्ट हो गए। तो अब उनको कोई ना कोई चाहिए था इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो इन लोगों ने, इन 3 फिलोसफर्स ने बहुत हेल्प की लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे बुक्स छापी, न्यूज़पेपर्स में डाला। ठीक है, कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो बेसिकली ये काम था इनका, और ये पैराग्राफ में आपका सिर्फ यही 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक एक नंबर में पूछी भी जाती है। सबसे पहले था जॉन लॉकी, जिन्होंने लिखा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में उन्होंने क्या बताया कि मोनार्क सिस्टम को एंड कर देना चाहिए।
क्यों एंड करना चाहिए? क्योंकि पावर सिर्फ किंग के पास है और वो उस पावर को बहुत ज़्यादा मिसयूज भी कर सकते हैं। पावर्स क्या होनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इन्होंने अगेंस्ट बोला मोनार्क सिस्टम में। जीन जैकस रूसो, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी। उसमें इन्होंने क्या बोला कि लोगों के पास और किंग क्वीन के पास सारा रूल, उनके रूल करने का अधिकार नहीं है। कोई भी किसी भी बंदे के ऊपर रूल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये सारा जो है ये बर्थ का सिस्टम है कि किंग का बेटा किंग होगा, ठीक है, एंसेस्टर्स, ये इसको ख़त्म करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में बात की उन्होंने। नेक्स्ट मॉन्टेस्क्यू, जो नेक्स्ट फिलोसोफर थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? स्पिरिट ऑफ लॉज। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और इन्होंने इस बुक में क्या लिखा? इन्होंने इस बुक में लिखा कि हमेशा जो पावर्स होनी चाहिए वो 3 हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए। 3 हिस्सों में कैसे? सबसे पहले लेजिस्लेचर्स, फिर एग्जीक्यूटिव्स और फिर जुडिशरी। क्या बोला? जो पावर्स हैं वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 3 हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, लेजिस्लेचर्स क्या हो गए? जो रूल बनाते हैं, जैसे पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, ठीक है, जो रूल इम्पोज करते हैं, बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स आईएएस वगैरह हो गए, उन पर नज़र रख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं रूल बना रहे कि जो जनता के हित में ना हो, ठीक है। और जुडिशरी अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको सज़ा देने के लिए बैठी है, ठीक है, कोर्ट्स वगैरह हमारे। तो इन सिंपल उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें हमेशा पावर्स 3 हिस्सों में डिवीजन होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और बुक में भी उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज में भी यही बताया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और फर्स्ट पार्ट हो गया आपका हिस्ट्री, 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। आई थिंक आपको सारा कुछ एक्सप्लेन अच्छे से किया है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अगर आप ये कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। आप इसे एक बार प्लीज़ बुक को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये सारा कुछ सेम ही बुक में लिखा हुआ है। एंड that's it for today. Thank you all of you for watching this video and do subscribe our channel. Thank you.